तो मास्टर स्ट्रोक में आज एक ऐसे सवाल से शुरुआत करना चाहते हैं जो सबके मन में होगा, और सवाल यह है कि भारत में हम भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दिलवा पाते हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में हर रोज किसी ना किसी राज्य में छापेमारी हो रही है। आज बिहार और झारखंड का नंबर था, जिनके बारे में हम आगे आपसे तफसील में बात करेंगे। हालांकि विरोधी इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक बहस है। हम अभी राजनीतिक बहस में नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि ये सवाल उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं। ये तो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए एक तस्वीर आपके सामने रखूंगी। आप देख रहे हैं, और ये तस्वीर भारत से करीब 3800 किलोमीटर दूर मलेशिया की है, जहां भ्रष्टाचार के एक मामले में वहां के प्रधानमंत्री रह चुके एक नेता को जेल भेज दिया गया। ये तस्वीरें मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक की है, जो अब खतरनाक हत्यारों और अपराधियों के साथ जेल में अगले 12 साल बिताने वाले हैं। नजीब रज़ाक, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने मलेशिया के एक सरकारी फंड से अरबों डॉलर्स की हेराफेरी की है। आरोप है कि नजीब के अकाउंट में 700 मिलियन डॉलर्स यानी आज के करीब 5588 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये पूरा मामला है 2015 का, जब नजीब मलेशिया के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2020 में मलेशिया की एक निचली अदालत में 12 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद मलेशिया की सुप्रीम कोर्ट ये गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी, उन्हें जेल जाना पड़ा। इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से 2018 में प्रधानमंत्री का चुनाव भी नजीब हार गए थे। नजीब रज़ाक को 12 साल की सजा देकर मलेशिया ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल रखी, एक बड़ा उदाहरण सेट किया है। लेकिन नजीब ने इन पैसों से बहुत ऐश की, और कैसे, अब उसे देखिए। 2018 में जब नजीब 3 घरों पर उनके छापेमारी हुई थी, तो पुलिस को 350 बॉक्स मिले थे, और आपको पता उनमें 273 मिलियन डॉलर्स यानी 2179 करोड़ रुपए कैश, ज्वेलरी, डिजाइनर हैंडबैग्स सब मौजूद थे। बाद में यह भी पता चला कि घोटाले के पैसों से एक बहुत बड़ा यॉट, छोटी सी जो बोट होती है, बहुत बड़ा यॉट और पिकासो की पेंटिंग खरीदी गई। यही नहीं, आरोप यह है कि 2013 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसमें भी नजीब ने पैसा लगाया था। भारत में भी, ये बताने के पीछे मकसद सुनिए आप और समझिए। भारत में भी बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, खूब लगते हैं, जिन्हें अक्सर राजनीति से प्रेरित बताया जाता है। लेकिन इन नेताओं का कन्विक्शन नहीं हो पाता है, यानी उन्हें सजा नहीं हो पाती है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में ऐसा एक नहीं, आपको ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। इजराइल के ही एक पूर्व प्रधानमंत्री इहूद ओलमर्ट, उनको 2016 में जेल जाना पड़ा। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को रिश्वतखोरी के केस में 3 साल की सजा हुई। दक्षिण कोरिया भी अपने पूर्व राष्ट्रपति पाक गुन हे को भ्रष्टाचार के केस में जेल भेज चुका है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला 2018 में रिश्वत लेने के आरोप में जेल जा चुके हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन पर, और 2021 में वो जेल चले गए। यानी इन देशों का सबसे बड़ा नेता भी अगर भ्रष्ट है, अगर वो भ्रष्टाचार करता है, तो उसे जेल जाना पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? भारत में तुरंत भ्रष्टाचार के आरोपों पर की जाने वाली कार्रवाई को विपक्ष पर हमला कैसे करार दे दिया जाता है, जैसा आज हुआ बिहार में। आरजेडी से जुड़े नेताओं पर आज सीबीआई ने छापे मारे। केस जमीन पर जो है, केस उस मामले पर था कि जमीन, नौकरी के बदले जमीन ले ली गई, वो घोटाला था। तो आज हिंदुस्तान में क्या हुआ है, उसे पहले आप समझिए। मैं नीतीश कुमार प्रतिनिष्ठा से प्रयास करता हूँ कि मैं नीतीश द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की 10 अगस्त को शपथ हुई थी। 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करना था, और इससे पहले
आज सुबह सुबह आरजेडी के नेताओं पर सीबीआई का छापा पड़ गया। देखिए किस किस पर सीबीआई ने छापा मारा। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, नागमणि यादव राबड़ी देवी के निजी सचिव, सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी और बिस्कोमॉन के चेयरमैन, अशफाक करीम राज्यसभा सांसद, डॉक्टर फैयाज अहमद राज्यसभा सांसद आरजेडी, अबू दुजाना पूर्व विधायक आरजेडी और सुबोध राय पूर्व एमएलसी आरजेडी। इस छापेमारी की टाइमिंग ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि आज बिहार के विधानसभा में नीतीश और तेजस्वी की सरकार का बहुमत परीक्षण होता है। लेकिन सुबह सुबह ही आरजेडी नेताओं के घर पर सीबीआई की छापेमारी की खबरें आने लगी और जैसे ही अंधाधुंध छापेमारी की खबरें आई, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। सबसे पहले आप मामला समझिए, क्योंकि इसके बगैर आपको केस समझ में नहीं आएगा। ये छापेमारी रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर हुई है। लालू यादव 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री रहे। लालू यादव पर आरोप है कि उनके राज में रेलवे में नौकरी के लिए जमीन ली गई थी। इस मामले में 18 मई 2022 को एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में सीबीआई के इंस्पेक्टर जयराज कटियार ने शिकायत दर्ज कराई थी। इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत 17 लोग आरोपी बनाए गए थे। अब ये समझिए कि घोटाले में लालू परिवार और उनके करीबियों पर आरोप क्या लगे हैं। लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती की गई। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर, कोलकाता के लिए भर्ती की गई। इसमें आरोप है कि नौकरी के बदले लालू और उनके परिवार के नाम पर लोगों की जमीन ट्रांसफर कराई गई। इनमें एक जमीन एके इन्फोसिस्टम के नाम पर ट्रांसफर की गई, जिसे 2014 में राबड़ी देवी और मीसा भारती ने खरीद लिया और वो इस कंपनी में डायरेक्टर बन गई। इस पूरे घोटाले के तार आरजेडी के कई नेताओं से जुड़ते हैं, इसीलिए आज बिहार में आरजेडी के नेताओं पर छापेमारी भी हुई। सुबह जब सीबीआई की टीम आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के पटना आवास पर छापेमारी कर रही थी, तो कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। हम सुनील सिंह के घर के बाहर खड़े हैं। देखिए, बेली रोड में इसी कांति पैलेस में जो है सुनील सिंह रहते हैं। सुबह सुबह सीबीआई की टीम यहाँ आई थी। राजद के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। कोई घटना न घट जाए इसलिए सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात है। लगातार नारेबाजी हो रही है यहाँ पर जांच एजेंसियों के खिलाफ। यहाँ पे राजद के कार्यकर्ता लिखे हुए हैं, सीबीआई वापस जाओ। लगातार जांच एजेंसियों पे लोग निशाना। ऐसे ही बाकी नेताओं के घर पर भी छापेमारी हुई, जिसे आरजेडी और जेडीयू बदले की राजनीति बता रहे हैं। डर गए हैं लोग। नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी के छोड़ के। दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास। लेकिन सीबीआई छापा आज के सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है। हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हम अलग हुए हैं, उसके बाद पूरे बिहार में ये आशंका थी कि अब छापेमारी का दौर शुरू होगा। ये छापेमारी राजनीतिक परिवर्तनों के साथ ही जुड़ी रहती हैं। इसके पीछे फिर क्या मकसद हो सकता है? क्या राजनीतिक उद्देश्य क्या हो सकता है इसके पीछे? अपने राजनीतिक विरोधियों को डराना धमकाना। हालांकि बीजेपी इन आरोपों से इनकार कर रही है और घोटाले में लालू परिवार को सीधे लिप्त बता रही है। और जिन लोगों पर रेड हो रही है वो तो कोई एमएलए है नहीं कि उनको वोटिंग करना है। तो ये तो वो लोग हैं, कोई एमपी है, कोई विधान परिषद है, कोई पूर्व विधान पार्षद है। इसका शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? और देखिए, कोई सीबीआई की रेड या इनकम टैक्स की रेड कोई पहली बार तो हो नहीं रही है। ये लोग तो अभ्यस्त लोग हैं। ये सारे लोग हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं लालू परिवार से के जो जितने अलग अलग जो मामले हैं, अलग अलग जो कांड हैं, और इस परिवार के पास कितनी संपत्ति है उसका आकलन करना तो सीबीआई और ईडी को भी मुश्किल होगा। सीबीआई की ये छापेमारी की कार्रवाई बिहार के अलावा गुरुग्राम में भी हुई। बताया गया है कि यहाँ सेक्टर 71 में अर्बन क्यूब्स नाम के मॉल पर ये छापा पड़ा और इस मॉल का संबंध लालू यादव के परिवार से बताया गया। लेकिन शाम होते होते तेजस्वी यादव ने साफ किया कि मॉल से उनका कोई संबंध नहीं है। कंपनी
साफ तौर पे हमने उसका नाम लिया है अर्बन क्यूब्स मॉल है। और ये मॉल जो है ये प्रोजेक्ट का नाम है। हमने पता करवाया ये कि भाई ना मेरा लेना देना, ये कहाँ से कौन मेरा मॉल भी बना दिया और छापे भी पड़वा रहे हैं। इससे पहले बिहार विधानसभा में भी तेजस्वी यादव इस छापेमारी के खिलाफ खूब भड़के। मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ, वो तब की बात है जब मेरा मूछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला? इन आरोपों की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा, हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव जो बात कर रहे हैं उस पर अभी बात करनी जरूरी है कि जो केस पहले दर्ज हुए थे उसका क्या हुआ, उस केस में प्रगति क्या है। इसे सिर्फ तेजस्वी यादव के केस से ना जोड़ा जाए, कतई नहीं। भारत में दर्ज होने वाले सभी भ्रष्टाचार के मामलों की बात की जाए। मैं फिर आपको उन तमाम मुल्कों की लिस्ट मास्टर स्ट्रोक में याद दिला दूं जहां पर बड़े बड़े पदों पर बिराजे उन तमाम राजनेताओं को भ्रष्टाचार के केसेस की वजह से जेल में जाना पड़ा है। और अगर इन पुराने भ्रष्टाचार के मामलों की बात की जाए हिंदुस्तान में तो यह पता चलता है कि ऐसे मामलों में हमारे देश में सजा होना बहुत मुश्किल है। 2020 में अदालतों में भ्रष्टाचार से जुड़े 24,833 केस पेंडिंग थे। उसी साल 2043 केसेस और ट्रायल के लिए भेज दिए गए, और ट्रायल के लिए, यानी कुल केसेस अब हो गए 26,876। इनमें से सिर्फ 902 मामलों में केस चला, सिर्फ 1,057 मामले खत्म हुए और सिर्फ 369 मामलों में सजा हुई। 369 मामले। साल के अंत तक अदालतों में फिर से 25,819 लंबित रह गए केसेस। यानी कन्विक्शन रेट, यानी दोषी साबित किए जाने की दर कितनी है पता है आपको? 1.43%। तो जिस देश में सामान्य भ्रष्टाचार के केसेस में भी कन्विक्शन रेट सिर्फ 1.43% हो, वहां कैसे न्याय हो पाएगा? इसके पीछे बहुत सी वजह जिम्मेदार हैं। अदालतों पर केस का बहुत बोझ है, पुलिस और सीबीआई जैसी एजेंसियों के पास अफसरों की बहुत कमी है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश भर की पुलिस महकमों में 5,62,000 पुलिस वालों की इस वक्त जरूरत है। भ्रष्टाचार के केसेस में पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसियां शामिल होती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन समस्याएं सबकी एक जैसी है। बुधवार का दिन रेड डे कहा जाए अगर तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज ईडी ने सुबह से ही छापेमारी शुरू कर दी थी। बिहार के साथ झारखंड में भी ईडी ने अवैध खनन घोटाले के आरोपी प्रेम प्रकाश के कई सारे ठिकानों पर छापे मारे। छापा तो अवैध खनन मामले में मारा गया था, लेकिन प्रेम प्रकाश की तिजोरी से नोट नहीं, 2 AK-47 राइफल जब्त की गई। प्रेम प्रकाश के ठिकानों से AK-47 मिली तो झारखंड पुलिस को तलब किया गया। पुलिस ने कहा कि ये AK-47 तो झारखंड पुलिस के शस्त्रागार की है। तो अब सवाल ये है कि सरकारी महकमे के हथियार प्रेम प्रकाश की अलमारी में कैसे पहुंचे? झारखंड के राजनीतिक गलियारों में पीपी के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश की कुंडली भी आपको आज जाननी चाहिए। लेकिन पहले रांची से उठे सियासी घमासान का विश्लेषण आपको इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। पता चल गया है कि ये गार्ड का, जी हमारे थाने का, हमारे जो है शस्त्रागार का। एक नागरिक के घर में राज्य की पुलिस के हथियार रखे मिले तो उसे आम नहीं, खास नागरिक ही कहा जाएगा। बाकानून प्रेम प्रकाश भारत के झारखंड राज्य में आम नागरिक ही हैं, लेकिन बाहैसियत क्या है ये तो झारखंड पुलिस की 2 AK-47, 2 मैगजीन और 60 गोलियां बता रही हैं। बुधवार की सुबह रांची में ईडी ने छापा तो अवैध खनन मामले में मारा था, लेकिन तिजोरी से मिले राजकीय हथियार
ऐसे हथियार जिन्हें आम नागरिक नहीं रख सकता, ऐसे हथियार जिनके बरामद होने पर यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। ईडी ने रांची में प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर बुधवार सुबह छापेमारी शुरू कर दी। ये देखिए, लगभग 4 से 5 इनोवा गाड़ी में यहाँ ईडी के अधिकारी पहुँचे हैं और सुबह 6:30 बजे से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है और अंदर 8वां माला है, वहाँ 802 नंबर फ्लैट का बताया जा रहा है कि 802 नंबर फ्लैट में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मई में भी इनके कई ठिकानों में छापा मारा गया था। 20 ठिकानों पर छापेमारी हुई, लेकिन रांची के इस मकान से सबसे सनसनीखेज खबर आई। रांची के शैलोदय 3K/7 नंबर के इस मकान को प्रेम प्रकाश ने किराए पर ले रखा है। इसी पते से AK-47 जैसा अवैध हथियार बरामद हुआ तो पुलिस को बुलाया गया। AK-47 के लिए बुलाया गया होगा? नहीं, बुलाया नहीं गया, हम लोग वही देखने आए हैं, जांच करने आए हैं। क्या जांच? आप लोगों को सूचना तो मिली ना सर? क्या जांच करने आए? हमारे यहाँ 47 की बात आ रही है, तो देख लेते हैं कि वो 47 क्या है। एबीपी न्यूज को भनक तो पहले ही थी कि छापेमारी में प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 मिली है। आड़गोड़ा थाने के इंचार्ज विनोद कुमार ने खबर पर मुहर भी लगा दी। ईडी ने जब इनकी तस्वीरें जारी की तो RNC 242 और RNC 210 ये आर्म्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पाए गए, जो पुलिस महकमे के हथियार पर दर्ज किए जाते हैं। जाहिर है हथियार पुलिस के हैं और खुद पुलिस ने ये कबूल भी किया है। ये बताइए कि अंदर गए थे आप, क्या क्या मिला? AK-47 की जो सर मुझे सिर्फ वो जो दोनों हथियार की ही जांच करनी थी और उससे ज्यादा फिर मेरे जांच करने का अधिकार भी नहीं है सर। अच्छा, तो क्या बोला ईडी के लोगों ने कि इसके बारे में क्या सूचना देकर बुलाए थे आप? नहीं, बस केवल हथियार है और ये जो है उसकी जानकारी प्राप्त करनी थी कि वो कहाँ का है, क्या है। तो क्या पता चला सर? पता चला हमारे पुलिस केंद्र का हथियार है। अच्छा, तो क्या सर कोई भी ऐसे प्राइवेट रख सकता है क्या? ये तो जांच का विषय है। ये जो हथियार मिला है ये कब आप हैंड ओवर लेंगे, मतलब ये कब? खुद देंगे अपने पूरे प्रक्रिया खत्म। क्या बोला ईडी वालों ने कि कब आप ले प्रक्रिया? नहीं लेंगे नहीं, वो हमारे सुपुर्द करेंगे थाने, हमारे थाने में आके सुपुर्द करेंगे। अच्छा, आपके थाने में? तो ये पता चल गया है कि ये गार्ड का ही है? जी, हमारे थाने का, हमारे जो है शस्त्रागार का ही है। पुलिस खुद कह रही है कि हथियार सरकारी है, पुलिस कर्मियों के हैं, लेकिन मिले प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर। AK-47 असॉल्ट राइफल को भारत में आम नागरिक नहीं रख सकते हैं। ये हथियार केवल पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए ही वैध है। एक ऐसा हथियार जिसे सुरक्षा बलों के सिवा कोई नहीं रख सकता, प्रेम प्रकाश के ठिकाने से मिलना बताता है झारखंड के सिस्टम में उनका कितना रसूख है। AK-47 झारखंड पुलिस के शस्त्रागार की है। ड्यूटी के दौरान ही पुलिस को राइफल दी जाती है। हर थाने में हथियारों की गिनती रोज होती है, तो क्या 2 AK-47 गिनती में कम नहीं पाई गई? क्या संबंधित थाना इंचार्ज को ये नहीं मालूम था कि उसके थाने से 2 AK-47 राइफल गायब है? ये नामुमकिन लगता है कि पुलिस को हथियारों के गायब होने का पता ना हो, या फिर ये कहें कि पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उसकी 2 राइफल है कहाँ, किस ठिकाने और किसकी तिजोरी में है। ईडी का छापा ना पड़ता तो शायद ही एक गंभीर अपराध का मामला कभी सामने आ पाता। AK-47 रखने पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। AK-47 असॉल्ट राइफल रखना संगीन अपराध है। इस अपराध को करने वाले को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। एक्टर संजय दत्त AK-47 असॉल्ट राइफल रखने के ही मामले में सजा काट चुके हैं। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह AK-47 रखने के मामले में ही दोषी पाए गए और सजा हुई। सवाल यह है कि प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ये राइफल कर क्या रही थी? क्या इन राइफल्स का किसी खास मकसद से इस्तेमाल होना था, या फिर अवैध खनन जैसे अपराधों में लगे प्रेम प्रकाश ने रौब जमाने के लिए ये घातक हथियार अपने पास रखे थे? झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध खनन, मनरेगा घोटाले में प्रेम प्रकाश का नाम आया था। मई में गिरफ्तार हुई IAS पूजा सिंघल ने पूछताछ में उसका नाम बताया था।
मई में प्रेम प्रकाश के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। तब उसके ठिकानों से करोड़ों रुपए के लेन देन के दस्तावेज मिले थे। मई में मारे गए छापे में उसके घर से दुर्लभ कंबोडियाई कछुआ भी मिला था। आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ में अवैध खनन के बारे में कई जानकारियां मिली है। दुमका और पाकुड़ के खनन पदाधिकारियों से पूछताछ में ब्लैक स्टोन कनेक्शन मिला है। झारखंड से अवैध तौर पर ब्लैक स्टोन बांग्लादेश भेजा जा रहा था। अवैध खनन मामले से शुरू हुई जांच का कनेक्शन AK-47 से भी जुड़ गया है। जांच जैसे जैसे तेज हो रही है, सियासत भी वैसे ही तेज होती जा रही है। अब सत्ता के जो केंद्र बिंदु में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनके करीबी प्रेम प्रकाश के यहाँ यदि AK-47 पकड़ाता है तो ये दिखाता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद और नक्सलवाद वहां चल रहा है। और इस कारण से मैंने रिक्वेस्ट भी किया, तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चूंकि ईडी ग्रेड में पकड़ाया है तो एनआईए को ये जांच अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। ईडी पहुंचती किसके दरवाजे तक है? तो जो विपक्ष महंगाई, अग्निवीर, विकास जैसे मुद्दे को लेकर के जनमानस के बीच आंदोलन करने का, प्रखर रूप से बोलने का काम करती है। तो ये लोग करते रहे, जनता सब कुछ देख रही है। 2024 में जनता इसका फैसला कर देगी। छापों पर राजनीति भले ही होती रहे, लेकिन इन्हीं छापों से ये भी पता लगता है राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल सिर्फ पावर के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि सरकारी हथियारों के निजी इस्तेमाल के लिए भी प्रेम प्रकाश अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करता रहा है। ये तो आप समझ गए, पीपी यानी प्रेम प्रकाश झारखंड में राजनीतिक रसूख वाला नाम है। प्रेम प्रकाश को झारखंड का सबसे बड़ा पावर ब्रोकर माना जाता है। झारखंड की राजनीतिक दुनिया में प्रेम प्रकाश को पीपी कहा जाता है। प्रेम प्रकाश आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग आराम से करवा देता है। सरकारी ठेकों में भी प्रेम प्रकाश का बड़ा दखल रहता है। फिलहाल अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। प्रेम प्रकाश अंडा सप्लाई का काम करता था। 8 साल के अंदर ही वो झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा पावर ब्रोकर बन गया। प्रेम प्रकाश बिहार के सासाराम का रहने वाला है। पिता की मौत के बाद उसे बैंक में पिता की जगह नौकरी मिली थी। उसकी पोस्टिंग एसबीआई राजभवन ब्रांच पटना में हुई। राजभवन एसबीआई ब्रांच में काम करते हुए उसने नेताओं, अफसरों से संपर्क बनाए और ब्लैक मनी को वाइट करने लगा। 2015-16 में झारखंड सरकार ने मिड डे मील में रेडी टू ईट फूड की व्यवस्था की शुरुआत की। प्रेम प्रकाश ने झारखंड में मिड डे मील के लिए अंडा आपूर्ति का काम शुरू कर दिया। 2015 से प्रेम प्रकाश झारखंड के सिस्टम में पैठ बनाता चला गया और पीपी बन गया। पिछले 8 साल में प्रेम प्रकाश की संपत्ति करोड़ों रुपए की हो गई है। रांची के अशोक नगर के रोड नंबर 5 के सामने एक अपार्टमेंट में उसका साम्राज्य चलता है। बरियातू थाने के पीछे एक अपार्टमेंट है। उसके पेंट हाउस में उसकी पार्टियों में राजनीति से जुड़े बड़े बड़े लोग आते हैं। प्रेम प्रकाश ने झारखंड के सिस्टम में कितनी गहरी पैठ बनाई है, ये इस बात से ही साफ हो जाता है कि पुलिस की AK-47 उसके निजी हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी। मास्टर स्ट्रोक में अब आगे बढ़ेंगे और विश्लेषण दुनिया पर मंडरा रहे खौफनाक जंग के संकट की करेंगे। चीन और ताइवान की तनातनी के बीच एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है और ये रिपोर्ट बताती है कि चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए ऑपरेशन 7 दिन का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर लिया है। इसमें 7 दिन के अंदर ताइवान को सिर्फ तबाह करने की रणनीति नहीं है, बल्कि ताइवान में कत्लेआम की भी योजना है। ताइवान के खिलाफ चीन के इस खौफनाक प्लान पर CCP की मोहर भी लग चुकी है और अब सवाल यह है कि इस ब्लूप्रिंट को राष्ट्रपति कब हरी झंडी देने वाले हैं। इसकी समीक्षा होगी, लेकिन पहले चीन के ऑपरेशन 7 दिन की पूरी डिटेल्स आप समझ लीजिए इस रिपोर्ट में। बहुत हुआ युद्ध अभ्यास। होने जा रहा है जंग का आगाज। सात दिन बाद जिनपिंग का ऑपरेशन ताइवान।
खतरे की वो आहट है जिसे इस वक्त पूरी दुनिया महसूस कर सकती है, क्योंकि ताइवान विवाद में बारूदी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तक तो सिर्फ चीन ही शोले बरसा रहा था, लेकिन अब ताइवान के तगड़े पलटवार से चीन तिलमिला उठा है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि चीन ताइवान अब जंग के दरवाजे पर आ चुके हैं। माना जा रहा है कि चीन ताइवान पर गुरिल्ला हमले की तैयारी में है, लेकिन ताइवान भी अलर्ट मोड पर है। ताइवान के विदेश मंत्री ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा किया है कि चीन से मिली खुफिया रिपोर्ट ये कहती है जिनपिंग हमले की तैयारी कर चुके हैं। If you look at the magnitude of the Chinese military exercise this time, compounded with the hybrid warfare, you can see that the threat is real. So this is a whole package of their potential attack against Taiwan. So the situation is more tense than before. चीन के ऑपरेशन अटैक की लीक हुई फाइल से ये सामने आया है और ये सच बेहद चौंकाने वाला है। इसके मुताबिक चीन ने एक हफ्ते में ताइवान पर कब्जे का प्लान तैयार किया है ताकि दूसरे देशों को जवाबी कार्रवाई का मौका न मिले। इसके साथ ही चीन ने एक हिट लिस्ट तैयार की है जिसमें ताइवान के 52 लोगों के नाम हैं। चीन इन 52 लोगों को आजाद ताइवान का कट्टर समर्थक मानता है। ताइवान के खिलाफ इस ऑपरेशन पर मुहर लगाने के लिए चीन के बीदे जिले में सीसीपी की एक बैठक हुई। इसमें यह तय हुआ कि ताइवान पर एक हफ्ते के अंदर कब्जा किया जाए। एक तरह से देखा जाए तो संभव है, लेकिन ये कि फिर ये भी है कि क्या अमेरिका और यूरोप इस तरह बैठे देखते रहेंगे? मेरे ख्याल से शायद वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ताइवान पे अगर कब्जा होता है तो फिर इसके मतलब वो दूसरा यूक्रेन बन जाएगा जहाँ पे जंग चलती रहेगी। अमेरिका यूरोप सपोर्ट करते रहेंगे। चीन और अमेरिका के थिंक टैंक भी मान रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है और चीन कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है और ताइवान के खिलाफ चीन का एक्शन भी यही इशारे कर रहा है। चीन ताइवान पर दबाव बनाने के लिए लगातार उसकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है और इसमें हर रोज इजाफा हो भी रहा है। पिछले 24 घंटे में चीन के 22 फाइटर जेट ताइवान की सीमा में दाखिल हुए हैं। चीन ने ताइवान के खिलाफ अपने सबसे आधुनिक J-20 फाइटर जेट को भी उतार दिया है। चीन के युद्धपोतों का भी सीमा उल्लंघन लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के इस रवैये को देखते हुए ताइवान अलर्ट मोड पर है। ताइवान सरकार भी ये मान रही है कि चीन का ये रुख पहली बार दिख रहा है, इसीलिए वो भी जवाबी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। Look at the situation in the last few days. Chinese airplanes continue to cross the medium line of the Taiwan Strait, and therefore the threat is more serious than ever. And I think under these kinds of circumstances, Taiwan needs to be ready. After all, this is our country, this is our people, this is our sovereignty, and this is our democratic way of life. We have to defend ourselves, and we are learning lessons from Ukraine. ताइवान की तैयारी बेहद पुख्ता है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय ने ताइवान के एक सैन्य अड्डे से उसकी तैयारी का जायजा लिया है। 2 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है और आमतौर पर ये विमान कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए उड़ान भरते हैं और ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल आप देख सकते हैं कि एक विमान आगे गया है और दूसरे विमान ने टर्न लिया है और ये दोनों विमान एक सिंक्रोनाइज पोजीशन के अंदर आगे बढ़ेंगे, यानी इस पूरे एरिया को स्कैन करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये लड़ाकू विमान तब तक आसमान में गश्त करते रहेंगे जब तक कि वो घुसपैठिए को या जो भी हलचल महसूस हुई है, जो भी दर्ज की गई है, जिस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से उन्हें जानकारी मिली है, उस जगह तक वो नहीं पहुंच जाते हैं। उस जगह को जब तक क्लीन नहीं कर देते हैं या उसे ओके नहीं बोल देते हैं, तब तक वहां पे ये गश्त जो है वो जारी रहती है। चीन के पैंतरों और ताइवान की तैयारियों से इतना साफ है कि दोनों जंग के बेहद करीब खड़े हैं। ऐसे में जरा सी सैनिक गलती भी युद्ध के बारूद में आग लगा सकती है। हालांकि चीन के साथ रिश्तों में 1962 के साल में भारत को मिला घाव भी दर्ज है, जब चीन ने घात लगाकर हमला किया था। हालांकि जानकारों का कहना है कि अब वक्त बदल चुका है। ऐसे में ताइवान के खिलाफ कोई सीधी सैन्य कार्रवाई चीन की बड़ी रणनीतिक चूक भी साबित हो सकती है।
ताइवान पर कब्जा जमाना जिनपिंग और उनके राजनीतिक पुरखों की सबसे बड़ी हसरत रही है, लेकिन चीन को अगर युद्ध लड़ना पड़ा तो वो तैयार है। रक्षा मामलों पर चीनी सरकार के एक सलाहकार प्रोफेसर ने यह कहा है कि ताइवान लेने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। उस प्रोफेसर का नाम है जिन केनरोंग और वो रेनमिन यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टडी स्कूल में प्रोफेसर हैं। चीन सरकार के सलाहकार प्रोफेसर ने जनवरी 2022 में ये कहा था कि चीन 2027 तक ताकत के जोर पर ताइवान को अपना हिस्सा बना लेगा। चीन एक हफ्ते के अंदर ताइवान को हराने की ताकत रखता है। 2022 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस खत्म होने के बाद प्लान पर अमल शुरू भी हो जाएगा। इस साल के अंत तक कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस होनी है, जिसमें जिनपिंग के शासन को आगे बढ़ाने पर मुहर लग सकती है। यानी जिनपिंग ताइवान पर अटैक की इजाजत दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ताइवान पर हमला हुआ तो जंग में अमेरिका भी उतरेगा। चीन के प्रोफेसर ने कहा कि इसकी भी पूरी तैयारी है। प्रोफेसर के मुताबिक सागर में चीन अमेरिकी सेना के 1000 नॉटिकल मील तक हराने की क्षमता चीन रखता है। चीन की पीएलए सेना के पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका के जहाजों को अपने जल क्षेत्र के अंदर नहीं आने देगी। प्रोफेसर ने दावा किया है कि अमेरिका चीन से किसी सूरत में जंग नहीं जीत सकता। अगर जंग में जापान कूदा तो उस पर भी अटैक की तैयारी चीन की पूरी है। चीन के इस ताइवान प्लान की जानकारी अमेरिकी सेना को भी है। अमेरिकी सीनेट आर्म सर्विस कमेटी को ये रिपोर्ट 2021 में ही मिल चुकी थी। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के जो कमांडर रहे हैं फिल डेविडसन, उन्होंने अमेरिका को ये जानकारी दे दी थी। और अब ये जानकारी क्या वाकई उस युद्ध में तब्दील हो जाएगी, दुनिया को यही डर सता रहा है। युद्ध की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, चीन और ताइवान का होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब उस इलाके में ले चले जहां पर असल में युद्ध हो रहा है, यानी यूक्रेन और रशिया के बीच में। इस युद्ध की आग में झुलस रहे यूक्रेन में आज जश्न मनाया जा रहा है। आप कहेंगे भैया यूक्रेन से आई ये तस्वीरें आज़ादी के जश्न की है। 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन सोवियत रूस से अलग हुआ और स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। आज उसी आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। सुनिए आप। और आपको ये बता दें कि ये जो गा रहे हैं इसके माने ये है कि हम तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं हैं। रूस से बहुत पीछे हो, लेकिन मनोबल के दम पर हम ये युद्ध जीत के रहेंगे। ताकत में भले ही यूक्रेन रूस के पीछे हो, लेकिन मनोबल के दम पर युद्ध में डटे हैं। उसके इस मनोबल के पीछे दुनिया की बड़ी ताकतों का समर्थन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन के आज़ादी के जश्न में शामिल होने के लिए खुद पहुंचे। ज़ेलेंस्की को बड़ी गर्मजोशी से बधाई दी। फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर 24 अगस्त तक बोरिस जॉनसन यूक्रेन के 3 दौरे कर चुके हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।